अब हम पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। उच्चारण की भिन्नता के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है और वायु कुछ क्षण के लिए रुककर झटके से निकलती है। इनकी संख्या होती है 25 और ये होते हैं क वर्ग वाले सारे, च वर्ग वाले सारे, ट वर्ग वाले सारे, त वर्ग वाले सारे और प वर्ग वाले सारे, यानी क से लगाकर म तक जितने भी सारे व्यंजन होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। फिर आपका आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, इन्हें बोलते समय वायु को कुछ रोक कर अल्प शक्ति के साथ इनका उच्चारण किया जाता है, जैसे य, र, ल, व। ये इनकी संख्या 4 होती है। फिर आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु को धीरे धीरे रोक कर रगड़ के साथ निकाल कर इनका उच्चारण किया जाता है। ये ऊष्म व्यंजन कहे जाते हैं, जैसे कि श, श, स, ह, ये सभी ऊष्म व्यंजन है और इनकी संख्या भी 4 है। इन्हीं के अलावा कुछ संयुक्त व्यंजन होते हैं जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे कि क प्लस श, क्ष, त प्लस र, त्र, ज प्लस अंग, ज्ञ। फिर आते हैं आपके अयोगवाह। इन सभी वर्णों के अलावा संस्कृत में कुछ अन्य वर्णों का प्रयोग भी किया जाता है जिन्हें हम अयोगवाह कहते हैं, जैसे अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वामूली और उपध्मानी। अनुस्वार यानी कि स्वर के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है उसे अनुस्वार कहा जाता है, और स्वर के बाद न या के स्थान पर म के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इयम गच्छति, तो यहाँ पर इस म की जगह क्या लगाया इन्होंने, डॉट लगा दिया, इयम, है ना। फिर आता है अनुनासिक। अनुनासिक में लास्ट के जो अंग म, अंग, न ये अनुनासिक माने जाते हैं। इन्हें अर्ध अनुस्वार भी कहा जाता है और चंद्र बिंदु के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कहाँ, वहाँ, यहाँ, 5 आदि। फिर आता है आपका विसर्ग। स्वर के आगे आने वाले जो 2 बिंदु होते हैं इस तरीके से उन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इनका उच्चारण आधे ह की तरह किया जाता है। इनका प्रयोग किसी स्वर के बाद किया जाता है। यह र और स के स्थान पर आता है, जैसे राम, भानु, है ना, हरि इत्यादि। फिर आता है जिह्वामूली। क और ख के पहले इस टाइप से ऐसा जो निशान लगाया जाता है पूर्व, तो उसे अर्ध विसर्ग सदृश चिन्ह को जिह्वामूली कहते हैं, जैसे कि डॉक्टर, है ना। अब ये क था, इसके आगे ये वाला लगा। ऐसे ही उपध्मानी आता है। इसका प्रयोग भी प एवं फ से पहले किया जाता है, क वर्ग से प वर्ग तक, क वर्ग से प वर्ग तक, यानी क से लगकर म तक। जो क वर्ग में, प, च वर्ग में, ट वर्ग में, त वर्ग में, प वर्ग में जो पहले और दूसरे अक्षर होते हैं, यानी जैसे क, ख, च, छ, और जो ऊष्म वर्ण होते हैं श, श, स, ह, इनको परुष व्यंजन, और शेष जो होते हैं उनको कोमल व्यंजन कहते हैं। अब व्यंजन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, महाप्राण प्राण। 5 वर्गों के, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनके पहले और तीसरे जो वर्ण होते हैं, जैसे क, ग, च, ज, ये अल्प प्राण कहलाते हैं और दूसरे और चौथे वर्ण महाप्राण कहलाते हैं। और उनके जो 5वें जो वर्ण होते हैं वो अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, है ना। ध्वनि के विचार से वर्णों के कंठ आदि स्थान है। अब हम वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में देखेंगे, है ना, कि सभी वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के किसी न किसी अवयव की सहायता ली जाती है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, नासिका, तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका कंठ। कंठ से उच्चारण किस किस का होता है, देखो अ, आ और क वर्ण, इनका उच्चारण स्थान कंठ से होता है, इसलिए इनको कंठ कहते हैं। फिर आता है तालु। तालु से होता है छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, च, छ, ज, ज अंग, और य और श, तो इसलिए इन्हें तालव्य कहते हैं। इसमें इनका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है, यानी जीभ होती है, वो तालु को स्पर्श करती है। फिर आता है मूर्धा। मूर्धा में री, फिर री और ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, न और र और श, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा है और इन्हें मूर्धन्य कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय जिह्वा के ऊपर के दांतों के साथ ऊपर खुरदरे हिस्से का स्पर्श करती है। फिर आता है दंत। दंत में ल, त वर्ग, त, थ, द, ध, न, र और स का दंत उच्चारण स्थान होता है। दंत स्थान से उच्चारित वर्ण दंती कहलाते हैं। इन वर्णों का उच्चारण करने में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है।